नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और रोज की तरह आज भी एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो हिमाचल से जुड़ा हुआ है, हिमाचल की जमीन से, हिमाचल के लोगों से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं उस पर वार इलेक्शन बार बार करता है लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाता है। इस मुद्दे से तमाम चीजें साफ होती हैं कि चुनावी दौर में जो भी वादे किए जाते हैं वो धरातल पर नहीं उतर पाते हैं। मुद्दा है नौजवानों के हिमाचल छोड़ के दूसरे राज्य में जाने का, मुद्दा है रोजगार ना मिलने का, मुद्दा है अच्छी शिक्षा ना मिलने का। जी हां, एक सबसे बड़ा इस वक्त का सवाल यह है कि आखिर हिमाचल के नौजवानों को क्यों जरूरत पड़ती है कि उन्हें अच्छी एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़े, अच्छे रोजगार के लिए उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़े और अपने परिवार, अपनी जमीन से दूर रहना पड़े। अपना भविष्य दूसरे राज्यों में उन्हें जो है वो देखना पड़ता है। उनकी अपनी जमीन, अपने घर के आसपास उन्हें क्यों मौके नजर नहीं आते, जबकि साल दर साल जब भी चुनाव आते हैं, जब भी वोट मांगने का वक्त होता है तो सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जरूर करती हैं, वादे जरूर करती हैं। लुभावने वादे होते हैं कि नौजवानों को इतना रोजगार दिया जाएगा, हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव किया जा रहा है, शिक्षा को बहुत बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन तस्वीर यहां से बहुत अलग जो है वो नजर आनी शुरू हो जाती है जब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों नौजवान हिमाचल की धरती को छोड़कर जो है वो जाने के लिए मजबूर है। तो आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे सवाल रहने वाले हैं। उन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो हैं कैप्टन जेएम पठानिया, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हिमाचल टुडे के प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार। तो सर, हिमाचल की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो चुनाव बहुत नजदीक है, कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, गरीबी, महंगाई, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन इमिग्रेशन, जो बच्चे यहां से बाहर जा रहे हैं, जो नौजवान अपनी जमीन, अपना घर छोड़कर हिमाचल से बाहर जा रहे हैं, वो मुद्दा कहीं नजर नहीं आता है। ठाकुर साहब, इसमें मैं आपसे दो तीन बेसिक चीजें पहले आपसे बात करूंगा, सो उसमें हमारा जो प्रॉब्लम है उसका हल भी हमें नजर आएगा। अगर हम देखें तो तकरीबन 3-4 महीने पहले तक हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा था जी, वो 8,46,000 के करीब हमारे बेरोजगार, उन्होंने वहां पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखा रखा था जी। और अगर हम देखें उनका एजुकेशन प्रोफाइल तो वो हमारा उनका जो एजुकेशन था दैट वाज MA, MSc, MCom, BA, BSc, BCom, उसके बाद +2, 10th और उसके बाद 5वीं और अनपढ़। अगर आप देखें तो इन सभी का एजुकेशनल प्रोफाइल जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके पास कोई भी स्किल नहीं है। अगर हमारे बच्चों के पास स्किल नहीं होगी तो वो एक तो उनको रोजगार कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि दीज ऑल पीपल आर एलिजिबल कि या तो उनको क्लर्क लगाया जाए या उनको चौकीदार लगाया जाए या उनको चपड़ासी लगाया जाए। अब ये हमारा बच्चा जो जिसने PhD किया है या MSc किया है, उसके लिए अगर हम ये कहें कि इस किस्म की नौकरी करें तो हमारे लिए जेन्युइन नहीं होगा। तो ये हमारा एक बेसिक आ गया कि हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है वो हमारा स्किल्ड नहीं। दूसरा फैक्ट मैं आपसे ये आपके नॉलेज में लाना चाहूंगा कि हमारे पास स्किल डेवलपमेंट के लिए तकरीबन 1200-1500 करोड़ रुपया हमारे पास अनस्पेंड पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें कौशल विकास निगम की बात करें, अगर हम बात करें नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात करें, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन की बात करें और साथ में वर्कर वेलफेयर बोर्ड जिसमें 600-700 करोड़ रुपया अनस्पेंड है, जहां पे वर्कर के बच्चों को और वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है। ये हमारे पास दूसरा फैक्ट है। तीसरा, अगर हम अपने बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दे भी देते हैं तो वो जाएंगे कहाँ? अब आप देखें, हिमाचल, मैं फॉरेन ट्रेनिंग के दौरान मैंने पूरे यूरोप में मैंने स्टडी किया और वहां पे टूरिज्म को भी स्टडी करने की कोशिश की। हिमाचल स्विट्जरलैंड से बेहतर है अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या हमारा जो रिसोर्सेज की बात करें या हमारे स्कोप की बात करें, लेकिन टूरिज्म जो है वो हमारा डेवलप उस लेवल पे नहीं हो पाया कि हमारे क्वालिटी टूरिज्म हो, हमारे बच्चे स्किल ट्रेनिंग लेके उसमें रोजगार करें। और इसके साथ आप देखें कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन फेलियर्स होते हैं, जैसे धर्मशाला में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था, अगर एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आता तो धर्मशाला के किसी भी बच्चे को यहाँ से माइग्रेट ना करना पड़ता, क्वालिटेटिव जॉब उसको यहीं पे मिलती। तो इन 3-4 चीजों के ऊपर मैं चाहूंगा कि हम इस पे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड भी करें और इसका सोल्यूशन क्या है वो भी हम देखें।
सर, सबसे पहला सवाल तो आपकी बातों से यही निकल कर आता है कि जो इतने बड़े फंड पड़े हुए हैं, फंड्स जो जिनको यूटिलाइज करना चाहिए, क्यों यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं? क्या गवर्नमेंट के पास प्लान्स नहीं है? क्या योजनाओं की कमी है कि आखिर इतने पैसे को यूटिलाइज कहां किया जाए? इसमें ठाकुर साहब मैं तो ऐसा मानता हूं कि मैं खुद एक आईएएस ऑफिसर रहा हूं और मैंने अभी प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेके मैं अभी आया हूं। जी। मैं ये समझता हूं कि जब हमारे पास नीड है, हमारे पास फंड है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं और हमारे लोग तैयार हैं, तो फिर अगर हमारा कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है तो मैं इसे लेथार्जी कह सकता हूं या फिर उसमें मैं सिस्टम की कमी कह सकता हूं, जहां पे हम अपने बच्चों को रिसोर्सेज होते हुए भी हम रोजगार नहीं दे पा रहे। क्या ये सिर्फ चुनावी वादे हैं कि हम अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छा हेल्थ देना चाहते हैं, अपने नौजवानों को विकसित होता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन वो तमाम चीजें धरातल पर क्यों नजर नहीं आती हैं? क्यों काम होता हुआ नजर नहीं आता है? सिर्फ वोटिंग के टाइम पे ये बताया जाता है कि हमने ये शिलान्यास किए हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन उससे फायदा कितना हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला, इसकी कोई बात नहीं करता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जब भी हम इलेक्शन के टाइम के ऊपर हम जाते हैं तो हम क्लेम करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। और ठाकुर साहब, मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ, आप किसी भी सेक्टर की बात करें मेरे से, आप किसी भी सेक्टर पे हम डिस्कशन कर सकते जी। हैं। उसमें मैंने आपको जैसे पहले कहा कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास नीड की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ लिथार्जी है, इनकॉम्पिटेंस है, जिसकी वजह से हम वो रिजल्ट जो है उसको हासिल नहीं कर पाते। यहाँ पे मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि अब ये बहुत सिंपल सा काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर हम जो एडवांस कंट्रीज हैं जिन्होंने काफी स्ट्रगल करने के बाद एक वेरी स्किल ओरिएंटेड उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम को उसने अब आप सुन रहे होंगे कि हम एजुकेशन सिस्टम में स्कूलों की स्थिति बेहतर कर रहे हैं। ठाकुर साहब, अगर हम +2 कर लेते हैं बड़े अच्छे स्कूल में, वहां पे दीवार अच्छी है, वहां पे कमरे अच्छे हैं, स्मार्ट बोर्ड लगा दिया, लेकिन जब बच्चा बाहर निकलता है उसके पास स्किल कोई नहीं है। उसको मार्केट में तो वहां पे उसको जॉब तब मिलेगा जब उसके पास कोई स्किल होगी। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते कि हमारे पास जो लोग हैं, हमारे जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, वो बाहर जाके उसको स्टडी करें और एक स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे लागू करें। सिर्फ कमरे बनाना, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में हमारा स्मार्ट बोर्ड लगाना, वो हमारा एजुकेशन या हमारा इसका समाधान नहीं। पैरेलली जब हम ये स्किल ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, उसके साथ हमें जरूरी है कि हमारा यहाँ पे जो वहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिज्म है, इंडस्ट्री है, उसको भी हम वहाँ पे डेवलप करें ताकि यहाँ के बच्चों को यहीं पे रोजगार मिले, उसको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। क्वालिटेटिव रोजगार यहीं पे देना संभव है और दिया जा सकता है। एक सर, मैं रोशनी अगर डालना चाहूं, थोड़ा विस्तार से इस चीज पे नजर डालें कि आपका एक्सपीरियंस, आपने इतने साल जो हैं बिताए हैं, हर चीज को आपने बारीकी से देखा है, क्या वो कारण आपको नजर आते हैं जिसकी वजह से नौजवान हिमाचल को छोड़ने के लिए मजबूर है? अगर हम उसको देखना चाहें, गिनना चाहें, कई कारण हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन आपकी नजरिए से अगर हम देखें तो वो कौन से कारण है जिसकी वजह से नौजवानों को धरती छोड़नी पड़ रही है हिमाचल की? ये ठाकुर साहब बड़ा सिंपल है। जब हमारे को रोजगार नहीं मिलेगा तो हम बच्चों को आफ्टर ऑल कोई ना कोई उसको ऑक्यूपेशन तो चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए वो छोड़ते हैं और उसका कारण मैं आपको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। मैं डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट था, तो हमारा यहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जी, उसको जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारा जो बच्चों को स्किल के लिए हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसमें हमारी संख्या कम थी क्योंकि हमारे टाउन छोटे थे। हमारा जो ट्रेनिंग पार्टनर जो ट्रेनिंग सेटअप करेगा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएगा, तो उसको नंबर की जरूरत थी। और हमारे पास मान लो धर्मशाला है, एक छोटा टाउन है, उसमें कितने हम प्लम्बर तैयार कर देंगे? 40 करेंगे, 50 कर देंगे। तो हमने हमारा जो कौशल विकास निगम था, यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम आई, तो एज ए डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट जब हमसे पूछा तो हमने कहा जी हमें एक आप ऐसा सेंटर दे दें जहां पे हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर सके, 30-40 लोगों के रहने की सुविधा भी हो। अब एक आदमी की ट्रेनिंग के ऊपर जो हमारा NSQ ऑफ स्टैंडर्ड्स है उसके मुताबिक हम 60-65 हजार रुपया एक बच्चे की ट्रेनिंग के ऊपर खर्च कर सकते हैं।
आप अगर देखेंगे तो धर्मशाला में, मंडी में और ऐसा शिमला में 3 सेंटर की हमने डिमांड की थी। एक की मेरे को जानकारी है जो मेरे पड़ोस में है धर्मशाला में, ये 2.5 साल पहले 2.5 करोड़ रुपया लगा के बना था और उसके आगे सिटी लाइवलीहुड सेंटर वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन आज भी खाली है, 2 साल से उसमें लॉक लगा हुआ है। अब आप उसमें समझ सकते हैं कि पैसा हमारे पास है स्किल डेवलपमेंट का, हमारे पास सिटी लाइवलीहुड सेंटर जहां पे ट्रेनिंग सेंटर 5-6 ट्रेड एट ए टाइम हम वहां पे ट्रेनिंग चलवा सकते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है। अनएम्प्लॉयड बच्चे जो यहाँ से माइग्रेट करके बाहर जा रहे हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन वो सेंटर आज भी वहां पे लॉक लगा हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको मेरे पास तो एक ही शब्द है कि या तो इनडिफरेंस है, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, लैक ऑफ विजन भी हम इसको बोल सकते हैं, और साथ में लेथार्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, मैं खुद आईएएस ऑफिसर था, आईएएस ऑफिसर को या किसी अधिकारी को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है वहां पे उसको ट्रेनिंग सेंटर को चलाने के लिए, ना ही किसी पॉलिटिशियन की जरूरत है और ना ही किसी के आदेश की जरूरत है। वो उसको सेंटर को कल चाहे तो कल भी इसको चलाया जा सकता है। लेकिन अगर, क्योंकि आपने बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से चीजें समझा दी, अगर मैं एक पूरा निचोड़ देखूं तो स्किल अगर डेवलपमेंट किया जाए, नौजवानों को स्किल्ड किया जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा इंप्रूव किया जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ जिन्हें चुना जा रहा है वो सही नहीं है। क्या ये कहा जा सकता है? मैंने जैसे आपको, मैं यार ठाकुर साहब, जैसे मैंने आपको ये कहा कि जो हमारे जो चुनने जा रहे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारे नेता लोग हैं, वो चीजों को मूव कर सकते हैं जी। उनमें कॉम्पिटेंस है, उनके पास पावर्स है, लेकिन अब शायद मेरे को ऐसा लगता है कि उनको शायद नॉलेज भी नहीं है कि इस किस्म का काम भी किया जा सकता है या उनको करना भी है। तो जैसे एक अधिकारी को कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत होती है, शायद इनको भी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत होती होगी कि अगर वो इसको चीज को, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, सॉल्यूशंस का नॉलेज उनके पास हो। अगर नहीं नॉलेज है तो गेन किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें हमारा कमी तो जरूर है। लेकिन दूसरी तरफ जो अधिकारी है या जो आदमी ऑफिसर है, उसका इंचार्ज है, उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो उसको कल भी स्टार्ट कर सकता है, कल भी उसके कर सकता है। उसमें हम ये कहेंगे लेथार्जी है और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। अब ठाकुर साहब, इसमें मैं आपसे और मैं थोड़ा सा आगे जाके बात करता हूँ। एक तो हमारा ऑफिशियल क्लास जो है उसका इनकॉम्पिटेंस और लेथार्जी हो सकती है, दूसरी तरह हमारा जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसका लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, लैक ऑफ विल हो सकता है। तीसरी तरफ अगर हम इसको देखें तो हमारा जनता और पब्लिक जो है उनके पास नॉलेज नहीं, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जिस दिन लोगों को, एक बेरोजगारों को ये पता चलेगा कि हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, यहाँ पे मेरे को मिलेगा, तो देयर विल बी सम प्रेशर एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द पब्लिक साइड आल्सो। लेकिन हम यहाँ पे, वो जो पब्लिक है उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो नो डिमांड की स्थिति है। एज ए रिजल्ट सारा चीजें कंफ्यूजन में चल रही हैं। इलेक्शन आते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं, उसके बाद 5 साल के बाद वहीं पे खड़े होते हैं, दोबारा फिर उसी जर्नी को शुरू करते हैं। मेरा ख्याल से इसको, चीजों को चेंज होना जरूरी है। नुकसान की अगर मैं बात करूं कि नौजवानों, हिमाचल के पास उसके नौजवान न होने का नुकसान उसे कितना भुगतना पड़ रहा है, क्या क्या चीजें हैं जो हिमाचल के लिए ही नुकसानदेह साबित हो रही हैं? इसमें ठाकुर साहब हिमाचल का तो लॉस है ही है, क्योंकि हमारे बच्चे, हम उनको रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको जरा थोड़ा और गौर से देखें तो ये नेशनल नुकसान भी है, क्योंकि जैसे मैं आज रिटायर हो गया हूं, आज जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में हैं उन्होंने आके हमारी जगह लेनी। अगर वो स्किल्ड नहीं है, अगर वो ट्रेंड नहीं है, उनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो मैं समझता हूं कि हम अपने देश का आगे जो आने वाला विकास है उसके साथ भी कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हमारे को, पेरेंट्स को तो प्रॉब्लम है, हमारे सिस्टम को प्रॉब्लम है, हिमाचल को प्रॉब्लम है, लेकिन आने वाले सिस्टम, आने वाले समय में हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल है, गवर्नेंस का मॉडल है, वो बहुत वीक हो जाएगा। हम लोगों के साथ, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात सर आपने बताई कि किस तरीके से ना सिर्फ स्टेट का बल्कि पूरे भारत का इससे नुकसान होता हुआ नजर आएगा। तो अब पठानिया जी, यहां पे चीजें ना, सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे पास समाधान है,
कि इस चीज को अगर ठीक करना है तो ऐसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं ठीक करना चाह रहे हैं उसके लिए क्या समाधान है? क्योंकि हमारे पास सारी चीजें हैं, हमारे पास फंड है, हमारे पास जरूरत है, हमारे पास लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन समाधान ऐसा क्या करें कि जो चीजें हिमाचल को, देश को आगे लेकर जा सके? इसमें हमारा ठाकुर साहब बहुत क्लियर है, जितना अभी हमने डिस्कशन किया है जी, उसमें हमने ये देख लिया कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन बिल्कुल। चीजें मूव नहीं है। अब हम इसको देखें तो ये मूव चीजें करने वाली जो है वो एक जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है वो चीजों को इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन उसके पास कहीं से अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है। अब जो अकाउंटेबल ठहराने वाली एजेंसी है, चाहे उसको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहें या हमारा लीडरशिप कहें, उसमें क्वालिटी इंप्रूव होना जरूरी है, पहली चीज। जी, दूसरा चीज, हमारे जो लोग हैं उनके पास इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, ताकि वो अकाउंटेबिलिटी पब्लिक की साइड से भी आए और देयर इज ए पब्लिक प्रेशर ऑल्सो। डॉक्टर साहब, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, जिस दिन कम्युनिटी उठ जाएगी, जिस दिन लोग डिमांड करते हैं, उसको कोई एजेंसी, कोई पावर, कोई सिस्टम उसको इग्नोर नहीं कर सकता। बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन हमारे लोग अवेयर होंगे, लोगों को अपनी चीजों की जानकारी होगी, एंटाइटलमेंट की जानकारी होगी, तो ये सिस्टम जो है ये बदलने पे मजबूर होगा। एक और यहां पर एक चीज पठानिया जी दिमाग में आती है कि बहुत सारी हिमाचल में संस्कृतियां हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो सालों सालों से चला आ रहा है लेकिन अब लुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं वो उस चीज को अपनाना नहीं चाहते हैं, उस संस्कृति को अपनाना नहीं चाहते हैं, उस ट्रेडिशनल काम को अपनाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम निकल जाएं, ऑफिस में बैठें या कुछ बेहतर जॉब कर लें उसके कंपैरिजन। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं और उसकी वजह से वो चीजें लुप्त हो रही हैं? इसमें ठाकुर साहब, इसमें मैं बड़ा क्लोजली इस सेक्टर में भी काम किया है जी। मैं किन्नौर में डीसी भी रहा हूं और किन्नौर में एडीसी भी रहा हूं और तकरीबन 6 साल मेरा टेन्योर वहां पे रहा जी। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा उस तरफ है कि हमारा जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है या ट्रेडिशनल हमारी चीजें हैं, अब उसमें ठाकुर साहब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अभी आप देखें कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सारी चीजें उससे क्लियर हो जाएंगी। किन्नौर का एक शॉल जब बनता है तो उस शॉल को बनाने के लिए जो लोकल देसी खड्डी हुआ करती थी, उसमें हम एक शॉल को बनाने के लिए जो नॉर्मल डिजाइन वाला शॉल है तकरीबन 1 महीने का समय लगता है जी। अगर 300 रुपया हम आदमी की दिहाड़ी लगाएंगे तो हमारे को 9,000 रुपया उसका सिर्फ लेबर का कॉस्ट आएगा, उसके साथ उसके धागे का कॉस्ट है, उसके डिजाइन का कॉस्ट है, और ये सारा जो है तकरीबन 11,000 रुपया उसका प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे उस शॉल को तो उसका फिनिश जो है वो बड़ा रफ फिनिश रहता है। उसी डिजाइन का शॉल, उसी टेक्सचर का शॉल एक अच्छे टेक्सचर में, अच्छे डिजाइनिंग में लुधियाना से 400 और 500 रुपए का मार्केट में मिल जाता है। अब आप देखें कि हम ठीक है, अगर या तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि उसका जो देसी खड्डी है उसको हम उसको इम्प्रूव करके उसको मैकेनाइज कर दें ताकि उसकी प्रोडक्शन जो है वो फास्ट हो जाए, या जैसे कुल्लू में किया है, भुट्टिको वालों ने वहां पे इसको मैकेनाइज किया है मशीनों को। तो उसके लिए भी ठाकुर साहब किसी को काम करने की जरूरत है। हमारे पास इंजीनियर्स हैं, हमारे पास IITs हैं, हमारे पास NITs हैं, उनको इसके ऊपर काम करने की जरूरत है ताकि इसी चीज को हम इकोनॉमिकली मार्केट में सेलेबल बना सकें, एक अच्छा उसको बढ़िया बना दें। दूसरा, हमारे पास बड़ी अक्सर मैं ऐसा सोचता हूं, मैं देखता हूं या लोगों से बात भी करता हूं, हर आदमी अपनी फॉर्मुलेशन देता है कि हमारा जो रोज बचा है वो मेरे कहने के मुताबिक लोकल ट्रेडिशन पे काम करे। हर आदमी की चॉइस है डॉक्टर साहब। इसमें मैं आपको एक याद कराना चाहूंगा, शायद आपने भी देखा होगा, 3 इडियट पिक्चर सभी ने देखी है, और उसमें एक फरहान है जो एक फोटोग्राफर बनना चाहता था लेकिन उसको इंजीनियर बनाया जा रहा था, लेकिन जब वो छोड़ के गया तो ही बिकेम ए वेरी सक्सेसफुल फोटोग्राफर। तो हर बच्चे की चॉइस है, मेरी चॉइस है, आपकी चॉइस है। अब हमें बच्चे को उस तरीके से तैयार करना है जो उसका एप्टीट्यूड है, जो उसका इंटरेस्ट है, और जहां पे वो काम करना चाहता है तभी हम उससे बेस्ट ले पाएंगे। नौकरी देना सफिशिएंट नहीं है जी। नौकरी देने के बाद उसका आउटपुट क्या होता है वो सफिशिएंट।
बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर आपने पूरे मसले को समझा दिया, इसका समाधान क्या हो सकता है वो समझा दिया। थैंक यू सो मच सर, तमाम सवालों के जवाबों के लिए और तमाम इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। शुक्रिया। तो निचोड़ इस बात का ये निकलता है, इस पूरे डिस्कशन का ये निकलता है कि समाधान है, जरूरत है, फंड है, सारी चीजें हैं, डिमांड है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए कि एक इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है काम को करने की। तो अब इच्छा को अगर हमें इंप्रूव करना है, यानी कि उसको एक मजबूत तरीके से उस कामों को करवाना है जो आपके भले के लिए हैं, तो दोनों ही पासों से जो है वो पहल होनी जरूरी है। एक, जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसे स्ट्रांगली आगे आना होगा, और दूसरा, जनता को स्ट्रांगली जवाब मांगने होंगे। इलेक्शन का जब वक्त आता है तो तमाम नेता जो हैं वो तैयार हो जाते हैं इलेक्शन मोड के लिए कि सवाल उनसे पूछे जाएंगे और उनको उसके जवाब देने हैं, लेकिन क्या उतना स्ट्रांगली उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आपने पिछली बार जो वादे किए थे वो कितने हद तक पूरे आप कर पाए हैं? आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो करते हैं और यही राजनीति खेलते हैं, लेकिन क्या हमारे लिए जो वादे आप करके गए थे उनमें से कितने वादे पूरे किए हैं? और जो आप आज वादे कर रहे हैं उसका क्या रोड मैप है, क्या उसका सक्सेस रेट है, किस तरीके से आपने वो तमाम वादे जो हैं वो किए हैं? उन तमाम चीजों पर सवाल आपको खड़े करने होंगे, आपको जानना होगा, परखना होगा चीजों को और अपने आप को इंप्रूव करना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को अवेयर नहीं करेंगे, अपने आप को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक हिमाचल यूं ही बस रेंगता रहेगा। उसे रफ्तार पकड़ने की जिम्मेदारी, उसे तेज दौड़ाने की जिम्मेदारी आप पर है, क्योंकि आपके पास ताकत है वोट की, और वक्त आ चला है वोट की ताकत को इस्तेमाल करने का, सही कैंडिडेट चुनने का, सही नेता चुनने का जो हिमाचल को आगे की ओर ले जाए। फिलहाल आज के इस डिस्कशन में, इस टॉक शो में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।